ऑब्वियसली ये एक स्टेप फॉरवर्ड है और ये सिलसिला भी पाकिस्तान से ही शुरू हुआ था और 50 साल के बाद तकरीबन अगर ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो उसका क्रेडिट तो पाकिस्तान को ही जाता है। जब इधर भी आए थे वो इस्लामाबाद में भी मुज़ाकरात हुए थे, तब भी पाकिस्तान का वक्त बीच में भी बैठा हुआ था, बहुत सारे मसाइल को हल करने की कोशिश भी की गई थी और मेरे ख्याल में ये उसी की कंटिन्यूएशन है। और हालिया दिनों में हमने देखा कि पहले तो ये खबरें आती रहीं कि ईरान ने भी इनकार कर दिया, अमेरिका ने भी इनकार कर दिया कि हम स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे। फिर हमने देखा पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ईरान गए, अमेरिका से भी राब्ते हुए। तो ये दोनों जो पार्टीज हैं, चाहे अमेरिका हो जाए चाहे ईरान हो जाए, उनको इस चीज़ का इदराक है कि ये जिस जगह पे हम पहुंचे हैं उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार है। और इसी वजह से मेरे ख्याल में ये जो मुलाकात होगी इसमें भी ईरान की जानिब से अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई चीज़ें हैं, वो यकीनन पाकिस्तान अमेरिका के सामने रखेगा, अमेरिका की कोई चीज़ें हैं वो ईरान के सामने रखेगा और कोशिश ये की जाएगी कि मामले को अब यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। तो यकीनन ये एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त भी है और इम्पॉर्टेंट मुलाकात भी है। अच्छा काज़िम साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान बतौर पीस मेकर जिस तरह से उभरा है, क्या समझते हैं कि तासुर किस हद तक मजबूत हुआ है कि पाकिस्तान ना सिर्फ इलाकाई बल्कि बैनुल-अक़वामी मसाइल में भी बेहद मुस्बत किरदार अदा कर सकता है? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान सुन लें, आप ईरानी क़यादत के बयान सुन लें, आप यूरोपीय यूनियन से आने वाले बयान सुन लें, हर जगह पे जो जो दुनिया में ताकत है, जो जो ब्लॉक है, कोई चाहे वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, वो चाहे एक दूसरे के साथ बात करें या ना करें, आपस में उनके जितने मर्जी इख्तलाफात हों, आप रशिया को देख लें, अमेरिका को देख लें, बरतानिया को देख लें, हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि ये जो कुछ हुआ है उसमें पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव किरदार है। और यकीनन ये जो किरदार है ये कोई इस तरह तो पाकिस्तान को नहीं मिल गया। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली इसके अंदर सफारतकारी की है, इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात थी और रिस्क भी था। देखें, अगर ये सब कुछ नाकाम हो जाता तो उसमें फिर सारा ब्लेम भी पाकिस्तान पे आ सकता था, क्रिटिसिज्म भी होना था। तो रिस्क भी लिया पाकिस्तान ने और मेरे ख्याल में एक अच्छा किरदार अदा किया। और एंड ऑफ द डे ये जो भी चीज़ अचीव कर रहे हैं ये कोई पाकिस्तान अपने लिए या ईरान और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं। आबनाए हुर्मुज़ का मामला हमारे सामने है, पूरी दुनिया की इकॉनमी पे कैसा असर पड़ा उसका। तो मेरे ख्याल में यकीनन इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया पूरी दुनिया को उसका इदराक भी है और दुनिया मोतरफ भी है। सही। अतर इसके साथ साथ ये भी कहिएगा कि 60 दिन का जो वक्त दिया गया है, आपको लगता है कि अगर इसमें डील नहीं हुई तो MOU के हवाले से अगर हम बात करें, वो कहता है कि म्यूचुअल कंसेंट से एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन ईरान के अंदर अगर हम बात करें हार्ड लाइनर्स दोनों साइड पर माउंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो 60 दिन का वक्त दिया गया है इसमें जो सैंक्शंस का फ्रेमवर्क है, हुर्मुज़ का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, स्पेशली लेबनान का मसला जिस पर अभी जंगबंदी तो हुई है, लेकिन अगर हम इसराइली फ़ौजों की बात करें तो वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है, तो ये चीजें किस तरह से रिजॉल्व हो सकती हैं? देखिए, ये दो तीन जो मामलात हैं ये बहुत ज्यादा पेचीदा हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली ये MOU हुआ, ये एक मफाहमती यादाश्त है, हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। इसको समझना जरूरी है। जिसमें आपने भी जो ये पॉइंट रेज किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब 60 दिनों के अंदर जो है इसको एक हतमी मुआहिदे की शक्ल देनी है। क्या वो दे सकेंगे? मुझे ये लगता है कि यकीनन इसके अंदर रुकावट आ सकती है। और जो जिसमें आपने इसराइल का जिक्र किया, अभी भी जो ईरान की जानिब से गुज़िश्ता रात ये अनाउंस किया गया था कि हम आबनाए हुर्मुज़ बंद कर रहे हैं क्योंकि इसराइल मुसलसल लबनान पे हमले करता है। तो ये चीज़ तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये चीज़ इसमें एक स्टेकिंग पॉइंट है। बाकी दोनों जो फरीक हैं वो ये चाहते हैं कि तासुर ये जाए कि हमने जंग जीती है और हमारा जो वोटर सपोर्टर है, ये जो भी हमारी सपोर्ट बेस है, उसमें किसी किस्म का ऐसा तासुर ना जाए कि हम किसी कमज़ोर पॉइंट पे खड़े हैं। तो इस वजह से इसमें पेचीदगी है। और मेरे ख्याल में हतमी जो मुआहिदा है उसमें सबसे बड़ा जो मसला होगा वो ये लबनान और इसराइल वाला मसला होगा। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पेशरफ्त है कि वो बहुत सारे ममालिक जिनके हवाले से ईरान भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा था, अरब और खलीजी ममालिक, अब वो भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं और वो भी उतनी ही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कोई मुआहिदा हो। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें इसमें पॉजिटिव हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 80% चांस है कि 60 रोज़ में हम ये मुआहिदा कर लेंगे। शायद ये जो मुज़ाकरात हैं ये थोड़ा सा तूल पकड़ जाए। सही है। काज़िम साहब, इसराइल के हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें तो इसराइल यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं इस मुआहदे से ना ही मुतमईन है और ख़ुद को तनहा भी महसूस कर रहा है। इसराइल अगर इस मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश करता है तो फिर क्या सिचुएशन बनती हुई देख रहे हैं, हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए, वो तो ऑलरेडी कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि जिस तरह की पब्लिक एक्सटर्न आप जिसे कह सकते हैं डांट फैलाई JD वैंस साहब की जानिब से इसराइल की हुकूमत को, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। अमेरिका इसराइल के ऊपर इस तरह तनकीद नहीं करता। JD वैंस ने जिस तरह खुले अल्फाज में कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त आपके साथ कोई नहीं खड़ा, वाहिद जो एक वर्ल्ड लीडर है वो डोनाल्ड ट्रंप है और जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर का सदर है वो आपके साथ खड़ा है। हकीकत यही है।
हकीकत यही है कि गजा में जिस किस्म की जेनोसाइड की गई, गजा में जिस तरह फलस्तीनियों को शहीद किया गया, उसके बाद से पूरी दुनिया के अंदर शायद ही कोई मुल्क हो जो इस वक्त इसराइल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, उसकी क़यादत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ की हुकूमतें जो हैं ऑल ऑफ सडन चेंज होगी, नहीं, वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखाई गई, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो फ़लस्तीन की उस तरह कवरेज ही नहीं होती थी, उसकी वजह से सियासी दबाव पड़ा है। और यकीनन फिर जहाँ पे हुकूमतें वोट लेके आए तो उनको वोटर के फिर दबाव का असर भी पड़ता है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में अमेरिका ने भी खुल के इसराइल के ऊपर तनकीद की है। और लेकिन ये एक मुझे अभी भी ये पेचीदा अमल लगता है, पेचीदा चीज़ लगती है। तो यकीनन इसराइल वाला जो चैलेंज है वो आने वाले दिनों में हमें बार बार नजर आता है।